नमस्कार दोस्तों। हम लोग पाषाण काल को देख चुके हैं, जिसमें कि हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में जाना। और नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखा हमने। अब आते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल पर। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल नाम से स्पष्ट है कि ताम्र मतलब तांबा, और तांबा के प्रयोग के साथ पाषाण काल खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ समय तक तांबा और पत्थर साथ इस्तेमाल हुए थे, इसलिए ताम्र और प्लस पाषाण पत्थर, ताम्र पाषाण काल इसे कहा जाता है। कैल्कोलिथिक फेज। तो कैल्कोलिथिक फेज इंपॉर्टेंट, कैल्कोलिथिक फेज को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा आपका। देखिए, हम लोग देख ही चुके कि धातु के खोज के साथ जो है पाषाण काल का अंत हो गया और धातु युग प्रारंभ हो गया। तो मनुष्य द्वारा जो खोजी गई पहली धातु थी वो थी तांबा। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, और इसी कारण से इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में जो एक प्रमुख संस्कृति है जिसके विषय में हमें देखना है, वो है जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति, जिसके विषय में आपको देखना है। जोड़वे संस्कृति का एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि इसका समय काल क्या रहा होगा। समय काल इसका जो है 1400 से 700 ईस्वी पूर्व, यानी कि कह लीजिए तो जो हम लोगों ने ऐतिहासिक काल देखा था, हिस्टोरिक फेज, वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो अब वह बहुत नजदीक आ रहा है, जबकि हम लोग महाजनपद काल देखेंगे। और महाजनपद काल में देखेंगे कि किस प्रकार से 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन। तो ये हम लोग 16 महाजनपद देखेंगे बाद में, और देखेंगे कि कैसे वह 16 महाजनपद जो है उससे एक मगध महाजनपद का जो जन्म होता है। तो इसका अब फेज आना स्टार्ट होगा। तो यह जोरवे संस्कृति जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण संस्कृति थी, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता का पहचान होता है कि वहां पर कच्ची ईंटों का या कच्चे चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसका कि बहुत अधिक साक्ष्य हमारे पास नहीं रह जाता है। और वहां पर व्यापार का विकास नहीं हुआ है अभी। तो जो शहरी सभ्यता, जैसे कि आईवीसी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो वह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहां पर पक्की चीजों का इस्तेमाल हो रहा था, जिसका कि साक्ष्य अभी भी मौजूद है। जोरवे संस्कृति के विषय में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो है नॉर्थ साउथ में मतलब शवों को दफनाया जाता था, एक इम्पोर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद हम लोग अगर क्षेत्र देखें, जो जोरवे संस्कृति का जो क्षेत्र था, वह एक तो आपको सारा जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में ही है। तो एक हो गया आपका जोरवे, जो अहमदनगर जिला में है। अहमदनगर अहमदनगर जिला में हो गया, जोरवे हो गया। उसके बाद आपको नेवासा, नेवासा हो गया, दायमाबाद। दायमाबाद हम लोग देखेंगे क्योंकि दायमाबाद जो है वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी का भी साइट प्राप्त हुआ है। सोनगांव, सोनगांव, उस हम लोग एक और साइट है, एक और साइट इनामगांव, इनामगांव। तो ये इंपॉर्टेंट साइट सभी जो है महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर। तो ये आपका जोरवे संस्कृति का एक शॉर्ट नोट था, जो आप पैक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज का जो पुरातात्विक एक गांव प्राप्त होता है, वो नवदा टोली, एमपी में नवदा टोली, नवदा टोली मध्य प्रदेश में। ये जो है आपका एक गांव प्राप्त होता है, जिससे कि ताम्रपाषाण स्थल है वो। उसका यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें एक नोट के रूप में देखना होगा कि
एक इतिहासकार हुए क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन जो है वो कोपनहेगन संग्रहालय है डेनमार्क में, वहां पर जो संकलित सामान जो अन्य साइट से प्राप्त हुए संकलित सामान, उसके आधार पर उन्होंने पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको नोट के रूप में देख सकते हैं कि जो कोपनहेगन संग्रहालय है जो डेनमार्क में है, डेनमार्क, उसके सामानों के आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ये जो है 1820 में जो है वो त्रियुगीय विभाजन करता है कि पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इसका जो त्रियुगीय विभाजन करता है। तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट कैलकोलिथिक साइट को देख लेते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट कैलकोलिथिक साइट में अधिकतर महाराष्ट्र में आपको प्राप्त होते हैं, तो हम लोग एक मैप के द्वारा उसे देख लेते हैं। मैप का बहुत यूज मेंस के एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपके जो क्वेश्चन चेक करने वाले हैं उन पर। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट कैलकोलिथिक साइट है वो हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा स्थान था जहां से प्राप्त हुआ था। तो हम लोग देख चुके थे दायमाबाद हो गया, जोरवे हो गया जो अहमदनगर में है, जोरवे। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि इनाम गांव, सोनगांव, उसके बाद हम लोगों ने नेवासा, ये हम लोग इम्पोर्टेंट साइट हम लोग महाराष्ट्र के भीतर देख चुके हैं पहले ही। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट साइट प्राप्त होता है नवदा टोली। हम लोगों ने बात की थी, यहाँ से जो है कैलकोलिथिक गांव प्राप्त हुआ है। उसके बाद बिहार से देखें तो बिहार से हमारा चिरांद, यूपी में भी एक इम्पोर्टेंट साइट है, यूपी में एरन, यही एरन जगह है जिसको याद कर लीजिए। यहाँ पर से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होगा, हम लोग आगे देखेंगे वो। उसके बाद राजस्थान में हम लोग दो साइट देख लेते हैं। राजस्थान में एक हो गया गिलुंद हो गया, उसके बाद आहर हो गया। ये इंपॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट हो गया। हम लोग देखते हैं कि जो ये साइट को मेंटेन करने का काम करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं। तो किस प्रकार से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उससे एएसआई का जन्म होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका एक फैक्ट नोट आपको देखना होगा। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के खोज के उद्देश्य से एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए ब्रिटिश विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। उसके बाद इसी सोसाइटी का एक सदस्य था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया। तो जैसे ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया तो मौर्य काल अधिकतर आपका जो है अशोक से संबंधित विवरण प्राप्त होता है और लोगों के बीच खलबली मच जाती है, क्योंकि पहले जो है अंग्रेज जब यहाँ पर थे तो वे भारतीयों को काफी हे दृष्टि से देखते थे कि भारत जो है वो काफी दबा कुचला देश है, यहाँ पर संस्कृति नाम का कोई चीज नहीं था, यहाँ का गौरवपूर्ण इतिहास दबा हुआ था। जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा तो अशोक कालीन इतिहास सबके सामने आ गया
और भारत का एक गौरवशाली इतिहास का पता चला, जिससे कि यहाँ के यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात को फैलाया। बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को इससे बल मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें कि जब विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो गई, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं कनिंघम। कनिंघम उसको प्रमुख नियुक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पुरातत्व विभाग का स्थापना किया जाता है। पुरातत्व विभाग, और पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है 1861 ईस्वी में, और उसका जो हेड बनाया जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में जानिए कि इसको जो भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बाद में 1861 से के बाद एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, जो कि पुरातत्व विभाग को पुनर्गठित करके उसको एएसआई नाम देते हैं। वो थे लॉर्ड कर्जन, जो वायसराय थे उस समय के। यानी कि कर्जन जो है वो 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग जो बनाया गया था 1861 में, उसका जो है पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन करते हैं। पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन करते हैं, और पुनर्गठन के पश्चात उसका नाम देते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसका नाम देते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। न्यू नेम जो है, न्यू नेम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। उसके बाद से जो भारत में साइट्स प्राप्त हुए, जितने भी साइट्स प्राप्त हुए, उसको जो है मेंटेन करने का काम, उसको संरक्षित, उसको व्यवस्थित करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज तक करते आ रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जन्म होता है। ये हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। हम लोग पूरा टॉपिक देखेंगे, पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जितना भी जीएस का टॉपिक है, पूरे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।